फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी। और आप लोगों का जो एग्जाम है एनवायरनमेंट का, उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहा हूँ। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस आया है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का, उसमें ये क्वालिटी मैनेजमेंट एक टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट में मैं आपको ये जो टॉपिक है इसको अलग अलग मैंने वीडियोस में लेक्चर्स में बांटा है। यहां से लेके यहां तक मैंने इसके 3 लेक्चर्स बनाए हैं। डॉक्यूमेंट भी है, 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट है, हर लेक्चर का 15 से 20 पेज का डॉक्यूमेंट, और 3 लेक्चर है। रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी क्या है, मेंटेनेंस क्या है, और ये टर्म्स, ये 3 लेक्चर्स हैं। अब मेंटेनेंस का अलग से एक लेक्चर है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, कौन सा मेंटेनेंस कहां यूज होता है, क्या एडवांटेजेस है। रिलायबिलिटी एक लेक्चर है जो मैं अभी आपको जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, रिलायबिलिटी होता क्या है और रिलायबिलिटी के मॉडल्स कौन से हैं और कैसे रिलायबिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो रिलायबिलिटी का है, कैसे वो लिंक्ड है क्वालिटी के साथ। क्वालिटी का ही एक फीचर रिलायबिलिटी भी होता है। तो बेसिकली जो क्वालिटी है ना वो बड़ी टर्म है। जो क्वालिटी हम ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर्स इसके प्रोवाइड भी कर चुका हूं, कंटेंट भी आपके पास है। क्वालिटी एक बड़ी टर्म है। क्वालिटी होती है जो कस्टमर को अच्छा लगता है। बेसिकली कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को जो चीज मीट कर दे वो क्वालिटी है। सस्ता, महंगा, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट उससे रिलेशन नहीं है, फंक्शनैलिटी से रिलेशन है कि जो कस्टमर को चाहिए अगर तुम वो उसको दे पाओ और वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्वालिटी बोलते हैं। अब क्वालिटी में बहुत सी टर्म्स आती हैं, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। ये टर्म्स का मीनिंग भी तुम्हें पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी भी क्वालिटी के ही 2 फीचर्स हैं। तो क्वालिटी के अलग अलग फीचर्स हैं। मैं आज एक मॉडल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें उसने 8 फीचर बताए हुए हैं क्वालिटी के। उन 8 में से 2 फीचर रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी है। तो क्वालिटी एक बड़ी टर्म है और उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आता है। अब जब लाइव क्लासेस आप मेरे साथ करेंगे तो लाइव क्लासेस में मैं और आपके साथ डिस्कस इसको डिटेल में करूंगा। लेकिन ये समझ लो कि आपका ये रिलायबिलिटी होता क्या है। रिलायबिलिटी होता है कि जो सिस्टम जिस काम के लिए बना है अगर वो काम वो कर दे। जैसे पेन जो है वो लिखने के लिए बना है और अगर पेन लिख रहा है तो इसका मतलब रिलायबल है। तो अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस बिना फेलियर के अगर वो काम कर रहा है जिसके लिए कोई सिस्टम बना है तो रिलायबल है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक रिलायबल पेन का। पेन किस चीज के लिए बना है सर? लिखने के लिए। कितने देर तक लिखता रहेगा, कितना टाइम चलेगा? अगर आप एक बहुत अच्छा पेन ला रहे हो, बहुत अच्छा भी लिख रहा है, लेकिन उसने 10 पेज लिखा और दम तोड़ गया, मतलब उसकी इंक खत्म हो गई, तो रिलायबल नहीं हुआ। एक पेन है जो लिखने के लिए बना है, बहुत स्मूथली लिख रहा है और ड्यूरेशन भी उसकी एक बेसिकली टर्म है। ड्यूरेशन नो डाउट ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड टर्म है बाद में, लेकिन रिलायबिलिटी में भी ये आता है कि जितने टाइम के लिए उसको आपने एक्सपेक्ट किया है कि काम करे उतने में करे। तो डेफिनेशन ये है, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, पेन की एबिलिटी या कंपोनेंट, पेन की एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, जिसके लिए बना है वो करे अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, जो कंडीशंस उसको मिलती हैं उसमें वो काम करे फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बिना फेल हुए काम करे, उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी कि वो उस टाइम पे अच्छा काम करेगा वो हाई होनी चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको रिलायबिलिटी समझने की ट्राई करनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे कार का इंजन है जो स्टार्ट होता है, हर बार जब तुम उसको स्टार्ट करने की ट्राई करते हो तो वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब रिलायबल है यार इंजन मेरा। उसी तरीके से एरोप्लेन है, सेफ बेसिकली वो अगर टर्बुलेंस भी है तो सेफली वो चल रहा है, रिलायबल है यार आपका। बहुत मतलब एरोप्लेन रिलायबल ज्यादा होना चाहिए, फेल ना हो जाए कहीं, नहीं तो जानने चली जाएंगी, लोग मर जाएंगे, राइट। ड्यूरेबल मतलब कितने साल तक चल रहा है, वो ड्यूरेबिलिटी है। यार ड्यूरेबल बहुत है, मैं 10 साल से इस पेंट को यूज कर रहा हूं, ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है। तो कपड़े जो है ना, रिलायबिलिटी कपड़ों से रिलेटेड नहीं है, कपड़ों से ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड है, मतलब कितनी देर के लिए कोई चीज चलेगी उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। और जो फेलोर जहां पे टर्म आती है, फेलोर कि यार फेल ना हो नहीं तो पंगा पड़ जाएगा। टायर हो गया, जैसे आप बोलते हो ना कि जो आपका ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर रिलायबल होते हैं। मतलब आपका पंक्चर हो जाए कहीं पे भी, उसको पंक्चर चेंज करना है, लेडीज चला रही हैं, पंक्चर हो गया रास्ते में, पंक्चर चेंज करना पड़ेगा, वो रिलायबिलिटी नहीं है। टायर की ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने हजार किलोमीटर के बाद मेरे को टायर चेंज करना पड़ेगा, ये ड्यूरेबिलिटी है, कितने देर चला। रिलायबिलिटी मींस कहीं अचानक तो नहीं पंक्चर हो जाएगा, तो इसके लिए नया टायर लेके आए, ट्यूबलेस टायर। तो ट्यूबलेस टायर इज मोर रिलायबल देन नॉर्मल कन्वेंशनल टायर। एंड रबड़ की क्वालिटी विल डिसाइड कि ड्यूरेबल कौन सा है।
यू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से मेडिकल की कोई डिवाइस है जो प्रॉपरली काम करती है, रेफ्रिजरेटर है जो अच्छा फूड रखता है, ये सारे एग्जांपल हैं आपके रिलायबिलिटी के। फिर मैंने आपको बताया कि रिलायबिलिटी जो है वो फेल्योर की जो प्रोबेबिलिटी उसको कम करती है, कि अगर रिलायबल कोई टायर है इसका मतलब कि वो फेल नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, वो रिलायबिलिटी है। हाई क्वालिटी मटेरियल है और आप उसको यूज कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, उससे रिलायबिलिटी बढ़ती है। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो है वो बहुत एक ब्रॉड डोमेन है और उसको बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है, रूट कॉज एनालिसिस किए जाते हैं। रिलायबिलिटी को मेजर करने के 3 टेक्निक हैं जो आज हम रिलायबिलिटी के मॉडल के थ्रू पढ़ेंगे, उसके 3 उसमें बेसिकली मॉडल आते हैं। उससे पहले हम समझ लें, ये गार्विन भाई साहब ने 8 फीचर दिए थे क्वालिटी के। गार्विन ने बोला कि क्वालिटी के 8 डायमेंशंस हैं, उन 8 डायमेंशंस में आप देख रहे हो ये रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी भी आती है। क्वालिटी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दूंगा। ये 8 फीचर्स हैं क्या, जैसे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होता है कि एक्चुअल फंक्शन है क्या। पेन की परफॉर्मेंस कहां से पता लगाओगे, बड़ा सुंदर पेन है भाई साहब, लाल पीला नीला पेन है, बड़ा महंगा पेन है, हाथ में पकड़ते हाथ गर्म हो जाता है, नहीं, उसकी परफॉर्मेंस इससे गॉज की जाएगी कि वो लिखता कैसे है। तो पेन का मेन काम क्या है, इसेंशियल फंक्शन क्या है पेन का, लिखना। कार का इसेंशियल फंक्शन क्या है, वो चले। कार का इसेंशियल फंक्शन उसकी एस्थेटिक या सुंदरता नहीं है, चले, वो पहली चीज है। तो परफॉर्मेंस मीट करे, परफॉर्मेंस एक उसका क्राइटेरिया है। फीचर, सेकेंडरी फीचर, मतलब जो एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, सेकेंडरी फीचर जो आ जाते हैं। जैसे आप बोलते हो कि कार के अंदर ये फीचर भी आ गया, नया फीचर आ गया। मोबाइल फोन का परफॉर्मेंस कहां से गॉज करोगे, भाई फोन सुन तो पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, कॉल जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है, बेसिक उसके फंक्शंस हैं, उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। फिर एडिशनल जो फीचर आ जाते हैं कि नहीं मैं इसमें मैं अब उसमें फोटो भी खींच सकता हूं, तो पहले मोबाइल में फोटो नहीं होता था, फिर एडिशनल फीचर आ गया, फिर फोटो हो गए। लेकिन जब से ये तुम्हारे रील वील बनना स्टार्ट हुए तब से लोगों ने फोटो को ही मेन फीचर बना लिया। आईफोन, मेरे को एक मेरा स्टूडेंट बता रहा था कि सर आईफोन 15 आ गया, अब उसमें फोटो बहुत अच्छे बनते हैं, उसमें रील बहुत अच्छी बनती है, तुम भी बनाते हो सर, तो तुम उसकी रील्स आईफोन से बनाओ। एज अ टीचर जब मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा तो मेन चीज है, मान लो लाइट में थोड़ी कम भी कर दूं, देखो मैंने लाइट कम कर दी, लेकिन अगर सपोज तुम्हें समझ आ रहा है मैं नहीं दिख रहा हूं, तब भी परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस सेम रहेगी। लेकिन जो तुम्हारे फीचर हैं, जो लाइट भी आनी चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए, वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो मेन चीज एज अ टीचर है पढ़ाना और तुम्हें समझ आ जाए और एग्जाम में तुम्हारा पेपर लग जाए, मेन चीज वो है, वो आपके मीट होनी चाहिए। दूसरी, भाई टीचर कितना स्मार्ट बन के खड़ा है, या उसके चेहरे पे लाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, या कहीं पीछे जो आपका दिख रहा है वो शैबी तो नहीं है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सारा सेकेंडरी एडिशनल फीचर या फंक्शनैलिटी है, वो फीचर में आ जाता है। रिलायबिलिटी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी। रिलायबिलिटी होती है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विस जिस चीज के लिए बनी है, वो अपना अपना एक्सपेक्टेड वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे कॉमन रिलायबिलिटी को मेजर करने के जो तरीके हैं, सबसे कॉमन वो है मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। अब फ्रेंड्स, मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम बिफोर फेल्योर, ये दोनों टर्म्स हम अलग लेक्चर में कवर कर चुके हैं, MTTR और MTBF के बीच में कवर कर चुके हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आप उसको सुनेंगे। यहां थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये 3 टर्म्स हैं, MTBF, MTTR, MTBM। इसमें रिलायबिलिटी जो हम टॉपिक आज कर रहे हैं वो तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर 3 में से एक ही चूज करना है तो आपने MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, को बेसिकली याद करना है, क्योंकि वो उसकी रिलायबिलिटी को चेक करता है, क्योंकि फेल्योर से रिलेटेड है। तो MTTR, MTBM, MTBF, इसमें F कहां पे आ रहा है, सर F आ रहा है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। ये टॉपिक हम अलग से चेक कर चुके हैं। तो MTBF, MTTR, MTBM, इसमें जो फेल्योर है वो बेसिकली F में आ रहा है, और रिलायबिलिटी है कि अपना काम करते चले जाए कोई सिस्टम बिना फेल हुए। तो MTBF के साथ सबसे ज्यादा रिलेटेड है। होता क्या है, वैसे ये टर्म्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन MTBF होता है कि एवरेज टाइम, एवरेज डाउन टाइम। देखो ग्रीन, काम चल रहा था, फेल्योर आ गया, काम चल रहा था, फेल्योर आ गया, काम चल रहा है। अब फेल्योर 2 बार आया, मशीन 2 घंटे खड़ी रही, मशीन 3 घंटे खड़ी रही, 2 बार फेल्योर आया, तो मीन टाइम बिफोर फेल्योर क्या हुआ, आपने जो कैलकुलेट करना है वो मीन टाइम ऑफ फेल्योर का जो आपने कैलकुलेट करना है वो क्या है, कि
टोटल कितनी मशीन बंद रही, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बंद रही, और कितनी बार फेलियर आया, 2 बार आया, तो ऑन एन एवरेज कितना खड़ा रहा, 2.5 घंटे खड़ा रहा। तो मीन टाइम बिफोर फेलियर आप एवरेज डाउन टाइम निकालते हो, वो हमने अलग लेक्चर में कवर किया है। तो एवरेज डाउन टाइम से आप इसको कैलकुलेट करोगे और वो आपका रिलायबिलिटी देगा। तो यही चीज जो मैंने आपको बताई थी फ्रेंड्स, जो रिलायबिलिटी है वो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका फंक्शन है, कंपोनेंट है, वो अपना काम करेगा बिना खड़े हुए, बिना ट्रबल के। मैथमेटिकली ये फॉर्मूला है और इसको हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आपका रिलायबिलिटी निकालने का तरीका है। अब ये मीन टाइम टू रिपेयर और रिप्लेस, ये है आपका एवरेज बेसिकली डाउन टाइम, एवरेज डाउन टाइम, और मीन टाइम बिटवीन फेलियर, सॉरी वो एवरेज अप टाइम है, वो उस लेक्चर में हमने कवर किया है। तो मीन टाइम टू रिपेयर, जैसे कितनी देर रिपेयर करने को लगेगी, वो मीन टाइम टू रिपेयर है। जो मैं आपको ये चीज बता रहा था, ये मीन टाइम टू रिपेयर बता रहा था कि इतना इतना, कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा रिपेयर करने को। फिर मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिफोर फेलियर या बिटवीन फेलियर, ये जो है कितनी देर वो काम चलता रहा, उसका एवरेज निकालना, वो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। सो फ्रेंड्स, ये MTTR, MTBF, MTBM, ये सारे का सारा बहुत डिटेल में कवर हुआ है। यहां पे मैंने आपको दे दिया नोट्स में, लेकिन आप इसको वहां पे जरूर सुनो, वहां से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां पे मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां बस मैं आपको इतना बोल रहा हूं रिलायबिलिटी चीज क्या है, और रिलायबिलिटी को हम मीन टाइम बिफोर फेलियर की टर्म में मेजर करते हैं, और मीन टाइम बिफोर फेलियर जो है वो एवरेज अप टाइम होता है। मीन टाइम बिफोर आपका मीन टाइम टू रिपेयर, वो आपका एवरेज डाउन टाइम होता है, कि मेरे को कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, सिस्टम को वापस लाने में। ये आपने टर्म्स को समझना है। मीन टाइम टू रिपेयर, रिप्लेस भी बोल देते हैं इसको कई बार, और मेंटेनेबिलिटी जो टर्म है वो आपकी MTTR से रिलेटेड है। वो एग्जाम में क्वेश्चन मेंटेनेबिलिटी भी लिखा हुआ है। मेंटेनेबिलिटी कितना टाइम लगता है मेंटेन करने में या ठीक करने में, ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे। जब भी कोई मशीन खराब होगी तो ऑन एन एवरेज, जब भी कोई मशीन खराब होगी, डाउन होगी, तो एवरेज डाउन टाइम 2 घंटे है, मतलब मेंटेनेबिलिटी 2 घंटे है। किसी सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी जितनी कम होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारा सिस्टम दोबारा ऑर्डर में आ जाएगा। तो मीन टाइम टू रिपेयर मींस हमारी मेंटेनेबिलिटी हमारी उतनी है। रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये दो टर्म्स हैं। अवेलेबिलिटी फ्रेंड्स होता है कि तुम्हारा सिस्टम ऑन एन एवरेज कितना अवेलेबल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 24 घंटे में, अगर सोचो कि 6 घंटे तुम्हारा सिस्टम खराब रहा, 18 घंटे तुम्हारा सिस्टम चलता रहा, तो अवेलेबिलिटी कितनी है, 18 घंटे चलता रहा, 24 घंटे में से 75%। 24 घंटे की साइकिल में 18 आवर्स सिस्टम चल रहा है अप टाइम, 6 घंटे डाउन टाइम नहीं चल रहा है, रिपेयर हो रहा है। तो 18 घंटे डिवाइड बाई टोटल साइकिल 24 घंटे, 75% अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी किस तरीके से रिलेटेड है भाई, जो सिस्टम ज्यादा रिलायबल होगा वो ज्यादा अवेलेबल भी होता है, फेल नहीं होगा। लेकिन अगर सिस्टम बार बार फेल हो रहा है तो अवेलेबल कम है, वो उतना सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों रिलेटेड टर्म है। एक और टर्म फ्रेंड्स है, वो मीन टाइम बिटवीन मेंटेनेंस है। मीन टाइम बिटवीन मेंटेनेंस, और ये एवरेज लेंथ है ऑपरेटिंग टाइम की एक मेंटेनेंस और दूसरी मेंटेनेंस के बीच में। ये भी बेसिकली रिलायबिलिटी को मेजर करती है। मैंने आपको बताया तीनों टर्म्स रिलायबिलिटी को मेजर करती हैं, लेकिन जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है वो सबसे क्लोज पैरामीटर है रिलायबिलिटी को मेजर करने का। ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू इनमें कंपैरिजन आएगा। मीन टाइम बिफोर फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर, ये टर्म्स आपकी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, राइट। फिर एक और जो फीचर क्वालिटी का है वो है कन्फॉर्मेंस। मतलब कन्फॉर्मेंस होता है कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन है क्या उसको मीट कर रहा है कि नहीं। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोड जो आप लिखते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। क्वालिटी को डिफाइन ही ऐसे करते हैं। क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, एक क्वालिटी गुरु हैं फिलिप क्रॉस्बी, वो क्वालिटी गुरु है, मतलब क्वालिटी पे उन्होंने काफी काम किया है। वो बोलते हैं कि क्वालिटी होती क्या है, क्वालिटी इज नथिंग बट कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, कि जो रिक्वायरमेंट है लोगों की उसको कन्फॉर्म कर दे, उसको क्वालिटी बोलते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से क्वालिटी को डिफाइन किया था। फिर ड्यूरेबिलिटी आ जाती है फ्रेंड्स। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कितनी देर तक कोई चीज चलेगी। मैंने आपको टायर का एग्जांपल दिया कि टायर अगर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर को रिप्लेस करना है तो ज्यादा ड्यूरेबल है कंपेयर टू एक टायर जो 5,000 चलेगा। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कितनी देर वो चलेगा। सर्विसेबिलिटी का मतलब है किस आसानी से तुम उसको सर्विस कर सकते हो, कि इस कार की सर्विस करना बहुत आसान है, इसको इजीली हम सर्विस कर सकते हैं। एस्थेटिक्स उसकी ब्यूटी है, और परसीव्ड क्वालिटी है कि मतलब क्या ओपिनियन है कस्टमर का प्रोडक्ट को लेके।
तो बहुत सी चीज़ों से डिसाइड होता है। जैसे आईफोन जैसे आप बोलोगे तो आपके दिमाग में क्वालिटी आएगा, सोनी बोलोगे तो क्वालिटी आएगा। तो दैट मीन्स परसीव्ड क्वालिटी लोग क्या रखते हैं, उससे वो टर्म रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अवेलेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी के जो आपका सिस्टम है वो आपका ऑपरेशनल रहेगा, चलता रहेगा। रिलायबिलिटी मीन्स वो फेल नहीं होगा। सो फेल और फ्री जो सिचुएशन है, मैंने आपको पहले बताया कितनी देर अवेलेबल है, और फेल ना होना वो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है MTBF, इस तरीके से उसको मेजर करते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी और जो इसके बीच का डिफरेंस दोनों के। रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूं, ये इस तरीके से आप निकालते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ इन योर सिलेबस रिलायबिलिटी मॉडल इज ऑल्सो देयर। तो रिलायबिलिटी मॉडल क्या होते हैं और कैसे कैसे रिलायबिलिटी को मेजर करने के मॉडल डेवलप हुए, उसके बारे में भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। और आपको कुछ नाम याद करने हैं कि रिलायबिलिटी के मॉडल्स कौन कौन से हैं और ये क्या मेजर करते हैं। तो इवोल्यूशन जो है रिलायबिलिटी का वो ये है कि शुरू में रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उसको देखना स्टार्ट किया। कोई स्ट्रक्चर रिलायबल है कि नहीं, उसको चेक करने का एक तरीका है कि उसको बना के देखो, वो बन जाए, फिर देखो उतना कितना टाइम चला, फिर एक्सपेरिमेंटली जो तुम ऑब्जर्व करते जा रहे हो तो उस एक्सपीरियंस को बाद में रिलायबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज कर लो। जैसे जितने भी ये अनस्किल्ड लोग होते हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया होता, मिस्त्री लोग, ये किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ वगैरह रिलायबिलिटी वगैरह अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही बताते हैं, अपने ओन एक्सपीरियंस के बेस पे। जो भी आदमी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने एजुकेशन नहीं लिया है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे को इस चीज़ का पता है, वो एक्सपेरिमेंटली पता होता है। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल थ्योरीज आ गई, मैथमेटिक्स आ गया। जैसे आप जानते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ, इंटरपोलेशन ग्राफ, उससे क्या होता है कि आप कोई बिहेवियर, कोई फिनोमिना को स्टैटिस्टिकली स्टडी करते हो। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने डाटा डाला और डाटा के डालने के बाद आपने देखा कि ये इस तरीके से बनेगा, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तीसरा होता है कि कोई फिजिकल फिनोमिना को तुमने स्टडी किया। फिजिकल फिनोमिना मींस कि तुमने कोई इक्वेशन ले ली और उस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डाल के तुम उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। एक तो क्या डाटा डाल के स्टडी किया, एक इक्वेशन डाल के तुमने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि अगर इतना एक्सेलरेशन है, मास इतना है, तो फोर्स इतना होगा, वो इक्वेशन है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर बन गए, जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर कैड वगैरह बन गए, तो आपने वहीं पे स्ट्रेंथ वगैरह को एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर्स की। तो ये रिलायबिलिटी एनालिसिस जो है बहुत बड़ा डोमेन है कि किसी भी कंपोनेंट, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने के अलग अलग मॉडल क्या हैं। इसको हमने इवॉल्व किया, अलग अलग डोमेन में इवॉल्व हुआ। सबसे पहले इंपीरिकल आया। इंपीरिकल मींस एक्सपेरिमेंटली लोगों ने चेक करना स्टार्ट किया, और उसका टिपिकल एग्जांपल इंपीरिकल एक्सपेरिमेंटली हुआ, फिर स्टैटिस्टिकल हुआ, फिर फिजिकल हुआ। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि कौन कौन से मॉडल हैं जिनके थ्रू तुम ये देख सकते हो, इंपीरिकल है, स्टैटिस्टिकल है, फिजिकल है। ऐसे अलग अलग 3 फेजेस में आपका रिलायबिलिटी का इवोल्यूशन हुआ। तो इंपीरिकल जो रिलायबिलिटी है उसका मतलब हुआ कि आपने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कोई चीज को कि वो कितनी सक्सेसफुल है। जैसे 3000 साल पुराने पिरामिड्स बने हैं, ये अभी तक रिलायबल स्ट्रक्चर है, इसको कैसे लोगों ने आइडिया लगाया, तो वो एक्सपेरिमेंटली ही लोगों ने पता लगाया। स्टोन एज थी, उससे ब्रॉन्ज एज आई, पहले स्टोन एज थी, ब्रॉन्ज एज आई, तो लोगों को लगा कि जो स्टोन है वो बेसिकली आपका उतना रिलायबल नहीं है जितना मेटल आपका रिलायबल है। परफॉर्मेंस चाहे अच्छी होगी, लेकिन हर बार स्टोन चलेगा नहीं, सडनली टूट जाएगा। स्टोन आप जानते हैं एक ब्रिटल स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को कोई एक हैमर बनाना है, स्टोन का हैमर बनाऊं या ब्रॉन्ज का बनाऊं, बाद में आयरन एज आया, तो सबसे पहले जो मेटल आया वो कॉपर या ब्रॉन्ज था, उसके बाद आयरन आया, तो रिलायबिलिटी बढ़ती चली गई। स्टोन की रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं थी बिकॉज वो सडनली टूट जाएगा, ब्रिटल है, लेकिन कॉपर ब्रॉन्ज नहीं टूटेगा, आयरन नहीं टूटेगा, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे लोगों को एक्सपेरिमेंटली पता चला कि रिलायबिलिटी चीज है क्या। फिर स्टील को क्यों यूज करने लगे लोग, पहले घरों की कंस्ट्रक्शन में स्टोन को यूज करते थे, फिर स्टील यूज होना स्टार्ट हुआ। तो ये इंपीरिकल रिलायबिलिटी मींस एक्सपेरिमेंटली आपको पता चला। इसका टिपिकल एग्जांपल है थॉमस अल्वा एडिसन के ये लाइन, जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके पता कर लिए कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता, तो जिसके थ्रू रिलायबिलिटी नहीं मिलेगा, अब मेरे को वो एक्सपेरिमेंटली पता करना है कि जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो बेसिकली एक आपका रिलायबिलिटी का एग्जाम्पल था। सो ये सारे के सारे आपके इंपीरिकल जो जितने भी चीजें हैं ये आपको डाटा देती हैं, रिलायबिलिटी का बताती हैं एक्सपेरिमेंटली। अब फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग या सिस्टम की जो रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू है, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया
तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखने का टाइम बहुत कम था। अब लोगों को ये था कि वॉर के अंदर तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लोगों ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना स्टार्ट किया। थ्योरी मैथमेटिशियंस बीच में आए, मैथमेटिशियंस ने चीज़ों को कवर कप करना स्टार्ट किया और बहुत सी स्टैटिस्टिकल थ्योरी बनी रिलायबिलिटी की। क्विंग थ्योरी जो है वो टिपिकल एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल थ्योरी का फॉर रिलायबिलिटी। तो कंप्यूटर सिस्टम यूज किया, क्विंग थ्योरी यूज की, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से लोगों ने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया। इवन जो किसी का बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट करना स्टैटिस्टिक्स के थ्रू या थ्योरीज के थ्रू प्रेडिक्ट करना, वो भी इसी का एग्जांपल था। तो रिलायबिलिटी कि ऐसा ही होगा उसको आपने स्टैटिस्टिकली करना स्टार्ट किया। पहले एम्पिरिकल में क्या था, एक्सपेरिमेंटली कि ये बिल्डिंग इतना टाइम काटेगी, मेरे को एक्सपीरियंस से पता है। दूसरा मैंने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देखा है ये बिल्डिंग इतना टाइम काटेगी, तो मैंने मैथमेटिक्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मैंने ये पता लगा लिया। जैसे एरोप्लेन फ्लाई करेगा, इसकी सिमुलेशन करते हैं जब, तो आप पहले इक्वेशन वगैरह लगाते हैं, फिर आप देखते हैं कि हाँ वो फ्लाई कर जाएगा। वो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि इतनी फोर्स चाहिए और इतनी फोर्स इसको मिल जाएगी। फिजिकल रिलायबिलिटी जो है वो फ्रेंड्स क्या है कि आप जब आपको ये बेसिकली फिजिकल जो मॉडल हैं, जो बेसिकली आपके इक्वेशन बेस्ड मॉडल हैं, उनको यूज करके हम किसी सिस्टम की वर्किंग का पता लगाएं। जैसे थ्योरी ऑफ जो फ्रैक्चर है वो इसी का एक एग्जांपल है। हमने इक्वेशंस वगैरह यूज की और उन इक्वेशंस वगैरह को फिर हमने देखा और उन इक्वेशंस के थ्रू हमने ये करना स्टार्ट किया कि थ्योरी ऑफ फेल्योर्स ये हैं, थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर ये है, इसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर क्या है, वो एक थ्योरेटिकल फिजिकल मॉडल है और उस मॉडल के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इस कंपोनेंट में इतने टाइम के बाद फ्रैक्चर आ जाएगा, वो थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर है। तो जो भी आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग वगैरह है वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। वो पीछे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, उसके थ्रू तुम कैड मॉडल बना लेते हो और कैड मॉडल के थ्रू तुम एनालाइज कर लेते हो कि ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से रहेगा। तो बेल लैब्स जो थी 1940s में जो डेवलप हुई, वो इसका टिपिकल एग्जाम्पल था फिजिकल रिलायबिलिटी का। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनमें जो रिलायबिलिटी को एनालाइज करने का तरीका है वो फिजिकल रिलायबिलिटी ही है। तो फ्रेंड्स ये तीन इवोल्यूशन थे रिलायबिलिटी के अंदर, इंपिरिकल था, स्टैटिस्टिक्स था, फिर फिजिकल, उसका तीन बेसिकली इवोल्यूशन थे। तो आपको बेसिकली अगर पूछा जाए कि रिलायबिलिटी के मॉडल कौन से हैं, तो आपको ये कुछ मॉडल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। फिजिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मतलब मैथमेटिकल मॉडल है, वो आगे एनालिटिकल और सिमुलेशन दो में बना हुआ है। एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो आपका बेसिकली होता है। तो एक्सपेरिमेंट, फिजिकल, मैथमेटिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स, ये आपके कुछ नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिलायबिलिटी के मॉडल थे। अब इसी का थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन कि रिलायबिलिटी मॉडल को कैसे कैटेगराइज करना है, या तुम पर्पस के बेस पे कर सकते हो, या तुम अप्रोच के बेस पे कर सकते हो, या तुम इस बेस पे कर सकते हो कि किस सिस्टम के ऊपर तुम ये मॉडल को लगा रहे हो। अगर पर्पस के बेस पे करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेडिक्शन मॉडल कौन सा है, एस्टिमेशन मॉडल कौन सा है, ये कुछ नाम हैं। जैसे अगर हमें प्रेडिक्ट करना है, जो फ्यूचर के लिए रिलायबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है कि कितने टाइम में फेल होगा, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है कि हमें प्रिवेंट करना है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। कि हमें ऐसी मेंटेनेंस करनी है कि प्रॉब्लम ना आए, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। तो प्रेडिक्शन मॉडल उसके लिए यूज किए जा सकते हैं और उसमें ये दो नाम हैं, मूसा मॉडल एंड वेबुल एनालिसिस। वेबुल एनालिसिस के बारे में डिटेल में मैंने दिया भी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। और उसी तरीके से एस्टिमेशन मॉडल, अगर हमें पता करना है कि करंट हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे या एक्सपर्ट हमने कोई ओपिनियन लिया है और हमें ये देखना है कि कितनी रिलायबिलिटी है करंट सिस्टम की, तो उसको एस्टिमेशन मॉडल बोलते हैं। प्रेडिक्शन मॉडल मतलब फ्यूचर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी फ्यूचर के हिसाब से कि कोई गड़बड़ ना हो। और ये जो आपका एस्टिमेशन है कि प्रेजेंट कोई चीज है वो कितना टाइम सर्वाइव कर जाएगी, वो एस्टिमेशन मॉडल है। उसी में रिलायबिलिटी ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है कि अच्छा प्रेडिक्शन मॉडल भी होता है, वेबुल प्रेडिक्शन मॉडल है, अच्छा एस्टिमेशन मॉडल भी होता है, आरबीडी जो है वो एस्टिमेशन मॉडल है। और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच इंपिरिकल मॉडल है, फिजिकल मॉडल है एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल है। राइट, सो ये हमने तीनों जो इवोल्यूशन में देखा था वो बाई अप्रोच हैं, मतलब किस मॉडल के लिए कौन सा यूज करना है, अप्रोच क्या है, तो ये तीन आपके बाई अप्रोच हैं। एंड देन बाई सिस्टम कि कौन से सिस्टम पे तुम यूज कर रहे हो, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और सिस्टम रिलायबिलिटी मॉडल भी हैं जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इनका कॉम्बिनेशन के ऊपर यूज करते हो। ये नाम थोड़े से आपने याद करने हैं, मेरे को नहीं लगता बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नाम आपको पता होने चाहिए। अब वेबुल एनालिसिस क्या है, बस वेबुल एनालिसिस एक आपका
वही बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है रिलायबिलिटी एस्टिमेशन के लिए। इसमें एक वर्ड याद रखना कि ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इसमें डाटा डालते हो तुम। परफॉर्मिंग लाइफ साइकिल, लाइफ डाटा साइकिल मतलब लाइफ साइकिल किसी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, हमें उसकी डाटा को इसमें डालना होता है और उसको स्टैटिस्टिकली फिर ग्राफ के थ्रू, कर्व के थ्रू तुम एनालिसिस करते हो।